गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे शिक्षक भाई बहनों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योर सर में आपका एक बार और स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय के अंतर्गत जंतुओं और पौधों का संरक्षण। मेरा राइटिंग ख़राब है लेकिन आप सुनने पे ज़्यादा यकीन कीजिए, सुनिए, कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए। बोर्ड राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन कंटेंट पर हम ध्यान देंगे, ना कि राइटिंग पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वनोन्मूलन किसे कहते हैं? वनोन्मूलन किसे कहते हैं? देखो, वनोन्मूलन शब्द से आशय है बच्चों, उन्मूलन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वन प्लस उन्मूलन। अब उन्मूलन क्या होता है? वन तो आप जानते हैं, जंगल जो वन होते हैं, जो प्रकृति में अपने आप स्वतः उगते हैं मदर नेचर के द्वारा, उन्हें वन बोलते हैं। उन्मूलन माने समाप्त होना। तो देखो बच्चों, वन स्वतः समाप्त नहीं होते। वन हजारों लाखों वर्ष पहले से हमारी धरती पर हैं, पृथ्वी पर, और रहेंगे करोड़ों वर्ष तक। लेकिन जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, वो वनों को नष्ट कर रही है। क्या कर रही है? वनों को नष्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वनों का नष्ट हो जाना ही वन उन्मूलन कहलाता है। यानी वन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, उसी को हम वन उन्मूलन कहेंगे। ठीक है, यह जंगलों का कटना। अब जंगल कट क्यों रहे हैं? जंगल कटने के कारण है जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण ही वनों को काटा जा रहा है। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, उनको रहने के लिए जगह, खेती बाड़ी करने के लिए जगह, मकान बनाने के लिए संसाधन, ये सारी चीज़ें जुटानी पड़ती हैं। तो इन सारी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए वनों को काटना पड़ता है। तो देखो, पहले हम पाठ के नाम से समझते हैं, जंतुओं और पौधों का संरक्षण। तो यहाँ एक शब्द आता है संरक्षण। क्या है? संरक्षण का कोई अर्थ बताए क्या होता है? संरक्षण माने, संरक्षण माने होता है रख रखाव। क्या होता है? अब बताओ, रख रखाव का क्या मतलब है? किसी भी वस्तु को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसको सही तापमान, उचित सुविधाओं के साथ घर में स्टोर करके रखा जाता है, उसी को रख रखाव कहते हैं। यहाँ जंतुओं और पौधों के संरक्षण की बात हो रही है। तो हमारे प्रकृति के लिए जंतु उतने ही आवश्यक हैं जितने कि मनुष्य आवश्यक हैं। जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जंगली जानवर, सब हमारी नेचर का, जैव मंडल का हिस्सा है, और ये हमारे जैव मंडल के लिए बेहद आवश्यक हैं। जंगलों में जंगली जीवों के होने से क्या फ़ायदा है बताओ? अगर जंगल में जंगली जीव ना हो तो जंगलों को कोई छोड़ेगा ही नहीं, दूसरे दिन ही काट डालेंगे उन्हें। और इस धरती पर सबसे पहले जीवधारी जंगली जानवर ही है, उसके बाद मनुष्य का विकास हुआ है। तो वो पहले हकदार हैं इस धरती के, हम तो किराएदार हैं। असली मालिक इसके जीव जंतु और पशु पक्षी और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही हैं। ठीक है, तो वन उन्मूलन किसे कहते हैं? वनों का धीरे धीरे समाप्त हो जाना ही वन उन्मूलन कहलाता है। संरक्षण किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु या व्यक्ति या विशेष स्थान को अपनी दिशा निर्देशन में ठीक ठाक बनाए रखना ही संरक्षण कहलाता है। जंतुओं और पौधों के संरक्षण से मतलब है जंतुओं का रखरखाव करना और पौधों का रखरखाव करना। अब जंतु तो तुम्हें मालूम है, कुछ जानवर ऐसे हैं जिस पर सरकार ने बैन लगा रखा है कि आप उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। वैसे भी शिकार करना तो बैन है ही टोटली, लेकिन फिर भी कुछ जंतु ऐसे हैं जिनका सरकार ने टोटली बैन लगा रखा है। बताओ कौन सा जंतु है वो? मोर है, चीता है, टाइगर है, और गैंडा है, हाथी है, शेर है, ये सारे जानवर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, जंतुओं और पौधों के संरक्षण के लिए जो स्थान बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जंतु और पौधों के संरक्षण के लिए बनाया हुआ स्थान क्या कहलाता है? बताओ। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जो हमारी शर्ट होती है उसमें पॉकेट क्यों बनाई जाती है? इस पॉकेट में हम क्या संरक्षित करते हैं? पैसे, रुपए, पेन वगैरह। ठीक है,
तो ये जिस तरह शर्ट में पॉकेट का स्थान होता है कि इसमें हम पेन रख सकते हैं, खाने पीने की चीज़ रख सकते हैं, डायरी रख सकते हैं या छोटे मोटे रुपए रख सकते हैं, इसी तरह से हमारी प्रकृति में प्राकृतिक वातावरण में ही जीव जंतु और पौधों को सुरक्षित रखने के लिए जो स्थान बनाया जाता है उसको कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। क्या बोलते हैं? वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य, देखो इसको हम समझाएंगे अभयारण्य क्या होता है। अभय प्लस अरण्य, दो शब्दों से मिलकर बना है अभयारण्य। अभय माने होता है जंगल या जंगली जीव, वो अभय माने जीव जंतु, और अरण्य माने जंगल, माने जंगलों में जीव जंतुओं का संरक्षण करने वाले स्थान को ही हम कहते हैं अभयारण्य। क्या बोलते हैं? इसको रहने का स्थान भी कहते हैं, रहने का स्थान। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी का वह भाग जहां जीव जंतु रहते हैं क्या कहलाता है? बताइए। पृथ्वी का वह भाग जहां जीव जंतु निवास करते हैं क्या कहलाता है? देखिए इसको बोलते हैं हम जैव मंडल। क्या बोलते हैं? जैव मंडल। इसके 3 भाग होते हैं और तीनों भाग में ही जीव जंतु रहते हैं। वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल, ये तीनों मिलाकर हो जाते हैं जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। जैव मंडल में जीव जंतु भी रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं और अन्य जीवधारी भी रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मृदा अपरदन समझते हो? मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो पहले समझते हैं मृदा और अपरदन क्या होता है। मृदा माने भूमि, अपरदन माने कटना। ठीक है, भूमि कटना या काटना। अत्यधिक तेज बारिश होने के कारण कहीं कहीं स्थानों पर मिट्टी कट जाती है और वो स्थान जड़ें पौधों की खाली हो जाती हैं और पेड़ गिरने लगते हैं। ठीक है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। क्या लगाने चाहिए? वृक्ष लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतना ही सॉइल एरोजन रुकेगा। होता ये है कि पेड़ लगाने से आपने देखा होगा कहीं पे हम मेड़ बनाए कोई नई, कुछ समय बाद देखते हैं कि दूब घास उसको जकड़ लेती है, देखते हैं। और जो मुलायम मिट्टी होती थी जिसमें पैर घुस रहे थे फिर वो टाइट हो जाती है। रेलवे के अक्सर जो पुल बनती हैं, रेलवे लाइन जब बिछाई जाती है तो उसके सारे नई ताज़ी मिट्टी डाली जाती है। समय के साथ कुछ महीने या कुछ साल बीतने के बाद उस पर हरी हरी घास उगाती है, देखिए आपने। और वो जो मेड़ पहले पैर नहीं साध पा रही थी वो इतनी मजबूत हो जाती है कि उस पर आराम से ट्रेन का ट्रैक बिछाया जाता है और पटरियों पर गाड़ी दौड़ती है। ठीक है, तो जो जड़ें, घास की जड़ें होती हैं और पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। क्या करती हैं? मिट्टी को बांधे रखती हैं और सॉइल एरोजन नहीं होने देते हैं। तो वृक्ष लगाने से मृदा का अपरदन रुक जाता है। ठीक है, भूमि का कटना रुक जाता है। अब भूमि कटान होता कैसे है? भूमि कटान की कई वजह है। एक तो हवा से भी भूमि कटान होता है और बारिश से, सबसे अधिक होता है बारिश से। तेज बारिश होने पर आप देखते होंगे कि जो ऊंचे स्थान की मिट्टी होती है वो नीचे स्थानों पर बह बह के चली जाती है। इसीलिए नदी और नहरों के किनारे आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। देखें, वृक्ष लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बम्बा की पटरी है या नहर की पटरी है वो अत्यधिक बारिश के कारण बह बह के नीचे ना चली जाए, इसलिए पेड़ लगे रहेंगे तो उसको साधे रहेंगे। ठीक है, अगला लिखिए। संकटापन्न प्रजाति कौन कौन सी हैं? संकटापन्न प्रजाति
संकटापन्न प्रजाति से मतलब समझिए बच्चों, जिन पर संकट हो, जिनके अस्तित्व पर संकट हो, यानी जिनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा हो और वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हो, ऐसी प्रजाति हैं। सबसे पहले आता है इसमें बाघ। कौन सा आता है? बाघ, चीता, शेर, काला हिरण और हाथी आदि, ये सभी संकटापन्न है। ठीक है। और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। काला हिरण राजस्थान में पाया जाता है, हाथी पाया जाता है केरल में और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अगला, सागौन वृक्ष का दूसरा नाम क्या है? सागौन, आपने सुना है सागौन? देखा है? दूसरा नाम क्या है? देखिए, सागौन का बॉटनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस और इसको टीक बोलते हैं, दूसरे नाम में बोलते हैं टीक। क्या बोलते हैं? सबसे अधिक पाया जाता है ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पता है बच्चों, जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं, मालूम है ना? जंगलों का प्रदेश बोलते हैं इसे, जंगलों का प्रदेश। और दूसरा नाम क्या है इसका? मैं एमपी का, बताइए। सेंट्रल प्रोविंस। आप भूल गए हैं गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दी की छुट्टियों में। सेंट्रल प्रोविंस नाम है इसका दूसरा। और भी है कोई? शेरों की भूमि। शेरों की भूमि, अधिक शेर पाए जाते हैं। ठीक है। लायन सफारी। आगे देखें अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और ये कब प्रारंभ हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था सन 1972 से 73 में। ठीक है। अब ये है क्या बच्चों? प्रोजेक्ट का मतलब कोई ऐसा विशेष अभियान जो किसी चीज़ को बचाने के लिए या किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए बनाया गया हो। तो प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा जो हमारे बाघ हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए या संरक्षित करने के लिए लाया गया था। संरक्षित करने के लिए। ठीक है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब देखो यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 में शुरू हुआ था। अब 3 चीज़ें होती हैं जिनमें हम कंफ्यूज्ड होते हैं बहुत, बाघ, चीता और शेर। ठीक है। अब देखो हम कह देते हैं कि कोई कहीं कहीं किसी बच्चे से पूछा जाए कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, चीता है सर, तो चीता बाघ में अंत नहीं आता। बाघ को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइगर। क्या बोलते हैं? टाइगर। चीता को बोलते हैं पैंथर और इसको बोलते हैं लायन। ठीक है। तीनों एक ही प्रजाति के हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। तीनों के वैज्ञानिक नाम है, पहले का नाम है बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। शेर का नाम है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। और पैंथर का नाम है पैंथेरा प्रूडस। प्रूडस। अब आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गई। बाघ होता है चीता जो कि हमारा नेशनल एनिमल है, नेशनल एनिमल। बाघ यानी टाइगर हमारा नेशनल एनिमल। चीता पैंथर, इसकी स्पेशलिटी होती है बच्चों ये बहुत ताकतवर होता है और ये बहुत तेज दौड़ता है, तेज धावक होता है बाघ। और सबसे पावरफुल होता है चीता। चीता होता है ताकतवर, ये लोहे की मोटी मोटी सलाखों को भी अपने हाथों से मोड़ सकता है। ठीक है। और शेर होता है जंगल का राजा, लायन किंग। इस पर मूवी भी बनी है, लायन किंग। जंगल का राजा शेर होता है। ठीक है। लीडरशिप के गुण होते हैं। और शेर और बब्बर शेर में अंतर क्या होता है? शेर सादा होता है, बब्बर शेर के गले पर बाल पाए जाते हैं जिसे याल बोलते हैं। याल वाले शेर को बोलते हैं बब्बर शेर। क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। ठीक है बच्चों। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था सन 1972-73 में बाघों के संरक्षण के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है। वैसे तो सभी पशुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी मनुष्य की ही है और हमारी सरकार है और मनुष्य सभी उनका संरक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान, अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, अभयारण्य और जैव मंडल, इन तीनों में मामूली सा अंतर है, अलग अलग है सभी चीज़ें, बताएंगे हम। तो भारत में कुल 105 नेशनल पार्क हैं। कितने? सबसे अधिक कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में, कुल 11। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्यों है? क्योंकि ये जंगलों का प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेशनल पार्क में बच्चों सभी जीवों को संरक्षित किया जाता है, सभी जीवों को संरक्षित किया जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं सभी को संरक्षण मिलेगा। देखो, जैसे विद्यालय होता है, सरकारी विद्यालय या कोई भी विद्यालय हो, उसमें प्रत्येक जाति प्रत्येक धर्म के बच्चों को शिक्षा दी जाती है निस्वार्थ भाव से। उसी तरह से जो भी जंगल होते हैं, जंगल का एक ऐसा स्थान जब पूरे जंगल को ही ऑक्यूपाई करके हम एक पिंजरा बना दें। देखो होता क्या है नेशनल पार्क, जैसे मान लो हमारा स्कूल ही नेशनल पार्क है, ये है हमारा पेरियार नेशनल पार्क। क्या है? पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, अब इसमें हाथी, गैंडा, शेर, चीता, पशु पक्षी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये रह रहे हैं, नेचुरल वातावरण रह रहे हैं। अपने नदियां हैं, इसमें तालाब भी हैं, जंगल भी है, गुफाएं हैं, पहाड़ हैं, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा जंगल होता है। इसके चारों तरफ बैरिकेडिंग की दी जाती है, यानी दीवार लगा दी जाती है, दीवार लोहे की। ठीक है, जिसमें कहीं कहीं करंट भी लगा देते हैं ताकि बाहर के शिकारी अंदर ना आ पाएँ और अंदर के जानवर बाहर ना जा पाएँ, क्योंकि इनको अपने ही वातावरण में रहना अच्छा लगता है। जैसे हमने अक्सर देखा, गांव में रहने वाले व्यक्ति को अगर किसी महानगर में जाके रख दें उसको, तो वो 4 दिन में, एक रात में ही परेशान हो जाएगा कि मुझे भैया यहाँ नींद नहीं आ रही, मैं अपने गाँव जाऊँगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से जंगल में रहने वाले जीवधारियों को, जीव जंतु जितने भी हैं जो हमारी प्रकृति में रहते हैं, उनको बिना डिस्टर्ब किए उन्हीं के चारों तरफ उनको कैद कर देते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम कैद हैं। जब कभी बाहर जाने की कोशिश करते हैं उस पेरीफेरी से या उस सीमा से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उनको करंट लग जाता है या दीवार देख के वो स्वतः ही लौट आते हैं और अपने ही इस एरिया में रहते हैं। इसी को नाम दे दिया नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। इसमें जो वन रक्षक होते हैं, जो जंगलों की रक्षा करते हैं, पुलिस वाले, वन पुलिस जो होती है वो रखे जाते हैं। बीच बीच में वॉच टावर लगा दिए जाते हैं लाइट वाले, ताकि ताकि कोई भी जंगली जानवरों का शिकार तो नहीं कर रहा या आपस में लड़ तो नहीं रहे जंगली जानवर, या कोई मर गया है, कोई बीमार है, इनकी सारी सुविधाएं देखी जाती हैं। इसके लिए पूरी ट्रेनिंग होती है उनकी, पुलिस वालों की, डॉक्टर्स होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, सब तरह के। और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए इनको बनाया जाता है। इसी को कहा जाता है नेशनल पार्क। अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे हम, नेशनल पार्क और अभयारण्य में क्या अंतर है बच्चों। ये तो नेशनल पार्क हो गया हमारा। अगर इसमें किसी विशेष जाति या प्रजाति, देखो विशेष प्रजाति से मतलब जब ये नेशनल पार्क था तो इसमें सारे जानवर थे, ठीक है, सभी। अब अगर हम विशेष जाति की बात करें तो एक प्रश्न आता है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे? काजीरंगा अभयारण्य असम में है ये। कहाँ पे है? तो देखो बच्चों, अभयारण्य और नेशनल पार्क में अंतर ये है कि अभयारण्य में एक विशेष जाति के जानवरों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी सुविधाएं ज़्यादा दी जाती हैं, उनको देखभाल की जाती है, तो उसको हम कह देते हैं अभयारण्य। ठीक है, और जहाँ सभी जीवधारियों को समान रूप से देखभाल की जाए उसे कहा जाता है नेशनल पार्क। भारत में नेशनल पार्क की संख्या 105 है, सबसे अधिक 11 मध्य प्रदेश में, जिसको वनों का प्रदेश बोलते हैं,
और यहाँ पर सागौन के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं बच्चों। किसके? अभी नाम बताया था मैंने, क्या नाम था सागौन का? टेक्टोना ग्रैंडिस, लिख लीजिएगा, टेक्टोना ग्रैंडिस। बहुत महंगी लकड़ी आती है इसकी सूखने के बाद, शीशम से भी महंगा होता है ये, पक्की शीशम जो होती है उससे भी महंगी लकड़ी इसकी आती है, फर्नीचर बनाने का काम आता है। टेक्टोना ग्रैंडिस, इसको टीक भी बोलते हैं और सागौन भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्र ये है 19, यानी पूरे भारत में 19 जगह ऐसी केंद्रित कर ली गई हैं जहाँ पे बाघों को उसी के माहौल में, उन्हीं के माहौल में संरक्षित किया जाता है। इसे बोलते हैं बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला लिखें, भारत में अभयारण्य की संख्या कितनी है? अभयारण्य की संख्या है आपकी 530। कितनी? 530, यानी अभयारण्य ज़्यादा है और नेशनल पार्क कम है। अब सबसे अधिक अभयारण्य कहाँ है? सबसे अधिक अभयारण्य की संख्या है अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार में सबसे अधिक अभयारण्य है और इनकी संख्या है 94। कितने हैं? 94 अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। देखो, भारत में शेरों का घर किसे कहा जाता है? गिरी नेशनल पार्क गुजरात में जो है, गिरी गुजरात में है, यहाँ पर शेरों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसको शेरों का घर कहते हैं, या शेरों के लिए संरक्षित होने वाला कौन सा अभयारण्य है? विश्व में सबसे अधिक शेर पाए जाते हैं बच्चों अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में सबसे अधिक शेर पाए जाते हैं विश्व में, और भारत में पाए जाएंगे गुजरात में। कहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रचलित है? एशियाई हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रचलित है? तो देखिए, नागर होल जो है, नागर होल कर्नाटक में है। ये एशियाई हाथियों का घर है। किनका? एशियाई हाथी। दो तरह के हाथी होते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए बच्चों कि भारत विश्व का सबसे भारी जानवर कौन सा है? अफ्रीकन हाथी। वेरी गुड। तो एशियन हाथी और अफ्रीकन हाथी अलग है। अफ्रीकन हाथी के कान बड़े होते हैं। अफ्रीकन हाथी विश्व का सबसे भारी जानवर है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? सतपड़ा मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेगा। सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है सागौन के वृक्षों के संरक्षण के लिए। सागौन के वृक्ष हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, सागौन के वृक्षों का संरक्षण किया जाता है, यानी उनको कोई काटे ना है। जब तक पूरे मैच्योर ना हो जाए तब तक उनको कोई ना काटे। सागौन के वृक्षों की संरक्षण, और यहाँ के जो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र हैं। आदि मानव द्वारा की गई चित्रकारी के लिए
ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? एमपी, सेंट्रल प्रोविंस। चलिए, आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लिखा रहे हैं हम। उम्मीद करते हैं आपने पूरा वीडियो देखा होगा और देखा कीजिए। कमेंट में बताइए कैसे लग रही है आपको हमारी वीडियो और पढ़ाई कैसी लग रही है। कोई कमी हो तो बताएं, कोई क्वेश्चन गलत हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक बार फिर मैं रोज़ बताऊंगा आपको कंटिन्यूस जब तक क्लास चालू नहीं हो जाएंगे। श्रेष्ठा परीक्षा 2025-26 के लिए हम 20 फरवरी 2025 से डॉक्टर अंबेडकर वाचनालय और पुस्तकालय पर बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों वो स्वराज कम्युनिकेशन प्रकाश एकेडमी के सामने से आवेदन फॉर्म ले लें। आवेदन फॉर्म 10 रुपये का है और वही शुरू और अंतिम फीस है आपकी, बाकी पूरी पढ़ाई निःशुल्क है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये विशेष जाति वर्ग के लिए परीक्षा है, तो आप आवेदन मैं 20 तारीख से वहाँ पर बंटवाना स्टार्ट कर दूँगा, तो आप समय से आवेदन ले लें और अपना स्थान पक्का करें। अधिक बच्चों की संख्या होने पर हम प्रीलिम एग्ज़ाम रखेंगे, उसमें से क्लैरिफाई करेंगे। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। और सर्दी बहुत पड़ रही है तो आप बचे रहें ठंड से। थैंक यू वेरी मच।